गोरी कौवी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। कालू कौवा भी आ जाता है। पति जी, मैंने आज 2 अंडे दिए हैं। खुशी खुशी गोरी कौवी अपने पति कालू को ये बताती है, मगर कालू कौवा खुश होने की बजाय गुस्से में आ जाता है। इतना नहीं कमाता मैं जो तुम्हारे इन बच्चों को पाल सकूं। मुझे आजादी पसंद है। इन बच्चों की खातिर मैं खुद को घोंसले में कैद नहीं कर सकता। आप कैसे बाप हैं जो अपने आने वाले बच्चों के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं? तुम ये अंडे अपनी बहन को दे आओ। मुझे नहीं चाहिए अपने घोंसले में ये अंडे। छोटा सा तो घोंसला है। यहाँ मैं रहूँगा, तुम रहोगी या ये बच्चे। दिन रात गुजरते गए और गोरी कौवी अकेले ही अपनी अंडों की रक्षा करती। थोड़ा समय निकालकर वो अपने लिए भोजन ले आती और फिर एक दिन अंडों से बच्चे निकलते हैं। बच्चे अपनी माँ की तरह काले और सुंदर थे। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी अपने पति से कहती है, बच्चे निकल आए हैं। कालू, हमारे अंडों से बच्चे निकल आए हैं। अब 2-4 दिन मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी। बच्चे अभी छोटे हैं। तो फिर क्या, मैं भोजन लाऊंगा तुम्हारे लिए और इन बच्चों के लिए। 2-4 दिन की तो बात है। जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो मैं खुद भोजन ले आया करूंगी। इन बच्चों को उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मुझसे नहीं होगा ये सब। रहम करो कालू, मुझ पर नहीं तो इन मासूम बच्चों पर ही रहम करो। कालू, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो यही बच्चे तुम्हारी और मेरी सेवा करेंगे। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज की रात गुजारो और सुबह होते ही निकल जाओ इन्हें लेकर। दूसरे दिन कालू कौवा गोरी कौवी और बच्चों को घोंसले से निकाल देता है। गोरी कौवी अपने बच्चों को लिए एक अनजानी मंजिल की ओर जा रही थी। वो अपने माँ वाले जंगल में जाती है और वहाँ एक सूखे हुए पेड़ पर पुराने घोंसले में बैठ जाती है। गोरी कौवी बच्चों को वहाँ बिठाकर उनके लिए दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा अपना भोजन खाता और नदी पर जाकर सो जाता और सारा दिन सोया रहता। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करता। भाग भाग मिठू यहाँ से, ये जगह मेरी है। पहले अपनी पत्नी को भगा दिया, अपने बच्चों को भगा दिया। तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत ही बुरे हो, सबसे लड़ते हो। देखना, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। ऐसा कहते हुए मिठू वहाँ से चला जाता है। डर गया, मिठू डर गया। हो। सब डरते हैं मुझसे। मैं जवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ। दिन गुजरते गए। गोरी के बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। गोरी कौवी ने अपने बच्चों के लिए अब एक घर भी बना लिया था। अब वो अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कर रही थी। मम्मा, आज से मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाया करूँगा। मैं भी जाऊंगी अपनी मम्मा के साथ। मेरे बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो। मैं हूँ ना आपके लिए भोजन लाने के लिए। आप अभी अच्छे से उड़ना सीखो। कालू कौवा एक दिन नदी पर बैठा हुआ था कि तेज हवा चलती है और साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। एक पेड़ की डाल से एक शाख टूटकर कालू कौवे के ऊपर आ गिरती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वही रानो चिड़िया और मिठू तोता, जिनसे कालू कौवा हमेशा लड़ता था, वही कालू कौवे को उठाकर घोंसले में छोड़कर आते हैं। कालू, माफ करना, इससे ज्यादा बढ़कर हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरा पंख टूट गया है। मगर रानो चिड़िया और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा एक लावारिस और जिंदा लाश की तरह अपने घोंसले में पड़ा रोए जा रहा था। कई दिन बीत गए थे। अब कालू कौवा हिल भी ना सकता था। मम्मा, आज हमें पुराना जंगल देखना है जहाँ हम अंडों से निकले थे। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें उस दिशा में ले जाती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने बच्चों को लेकर अपने पुराने वाले घोंसले की तरफ जाती है। माँ, ये कौन है? कालू कौवा आवाज सुनकर बोलता है, गोरी, मुझ पर पेड़ गिर गया था और मेरा पंख टूट गया। बच्चों चलो, मेरा यहाँ दिल घबरा रहा है। यहाँ मेरा गुजरा समाना मेरी आँखों के सामने आ रहा है। बच्चों, मैं आपका पिता हूँ। वो दिन याद करो कालू, जब तुम जवान थे और मेरे बच्चे बहुत छोटे।
मैं तो खुश हूँ आज अपने बच्चों के साथ, मगर तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। फिर गौरी कौवी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपने उजड़े हुए घोंसले में लेटा हुआ अपने बच्चों को जाता हुआ देख रहा था और रोए जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी जवानी में कभी ऐसे काम ना करो कि हमें बुढ़ापे में पछताना पड़े। आपका धन्यवाद। 1 नंबर की आलसी, 1 नंबर की चोरनी और 1 नंबर की झगड़ालू थी वो गौरी कौवी। वो हर किसी से लड़ाई करती थी। एक दिन रानो चिड़िया पेड़ से सूखी लकड़ियाँ काट रही थी और फिर वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? गौरी बहन, मैं घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ। मगर इस पेड़ की लकड़ियाँ तो मेरी हैं। ये पेड़ मेरी दादी ने लगाया था। क्या हुआ अगर सूख गया? मगर ये है तो हमारा ही। लाओ, ये लकड़ियाँ मुझे दो। ऐसे कैसे मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ दे दूँ? मैं सुबह से लकड़ियाँ काट रही हूँ और अब तुम आ गई हो दादी बनकर। तो फिर क्या लड़ना चाहती हो मुझसे, छोटी सी चिड़िया? एक लगाऊंगी, भाग जाओ यहाँ से। और फिर गौरी कौवी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया गौरी का मुंह ही देखती रह जाती है। गौरी, तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आई हो, वो भी इतनी जल्दी? काटी थी उस छोटी चिड़िया ने और मैं उससे छीन लाई हूँ। गौरी, तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हो। ऐसे ही एक दिन गौरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे मिट्ठू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके पास एक पका हुआ अमरूद था। गौरी कौवी वहाँ चली जाती है। मिट्ठू, क्या ये अमरूद मीठा है? नहीं, ये अमरूद बहुत कड़वा है, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा मिट्ठू, अगर तुम्हारी ऐनक उतार दे तो क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं, मुझे ऐनक के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। गौरी कौवी पंख मारकर मिट्ठू की ऐनक उतार देती है, जो पेड़ से नीचे गिर जाती है और गौरी कौवी मिट्ठू का अमरूद उठा लेती है। अब मैं तो चली। उड़ने की कोशिश न करना, वरना टांगे तुड़वा लोगी तुम अपनी। फिर गौरी कौवी वहाँ से भागती है। दुष्ट दुष्ट कवि, रुको, मेरा अमरूद मुझे वापस दो, मुझे मेरा अमरूद वापस करो। हाँ। जंगल में कोई पक्षी भी ऐसा ना था जो गौरी कौवी से पिटा ना हो। वो तो कई बार अपने पति को भी पीट देती थी। गौरी, आज घर की सफाई कर लो। सफाई? सफाई करती है मेरी चूती, मुझसे ये काम नहीं होते। गौरी, सब मम्मा पक्षी ये काम करती हैं, मगर तुमने कभी भी घर की सफाई नहीं की। कितनी गंदी बू आ रही है घर से। एक बार कहा ना कि सफाई तुम करोगे। तुम करोगी। इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और गौरी कौवी झाड़ू से कालू कौवे को मारने लगती है और गुस्से में घर से निकल जाती है। गौरी कौवी जा रही थी, उसे भूख लगी हुई थी। वो देखती है कि कबूतर एक पुराने कुएं के पास बैठा दाना खा रहा है। गौरी कौवी वहाँ चली जाती है। कबूतर कबूतर, 2 दाने मुझे भी दे दो। मेरे पास 2 ही तो दाने हैं, तुम्हें देकर मैं क्या खाऊंगा। चल चल भाग यहाँ से। मगर गौरी कौवी इतनी आसानी से दाना कहाँ छोड़ने वाली थी। वो कबूतर से दाना छीनने लगती है। दोनों की लड़ाई में गौरी कौवी का पाँव फिसलता है और गौरी कौवी सीधा कुएं में गिर जाती है। खाओ, अब यहाँ बैठकर दाना खाओ, मैं तो चला। कबूतर, मेरे सुंदर से भाई, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। तुम मर ही जाओ, सबका जीना हराम कर रखा है तुमने। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी कुएं में बैठकर रोने लगती है। कबूतर कालू कौवे के पास जाता है। तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई है, जाओ उसे बाहर निकाल लो, वरना मर जाएगी वो वहाँ। मरती है तो मरे, वो तो मुझे झाड़ू से मार कर गई थी। रानो चिड़िया कुएं के पास से गुजरती है। उसे किसी पक्षी की आवाज कुएं में से आती है। रानो चिड़िया वहाँ जाकर देखती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी यहाँ। गौरी, याद करो, वो पेड़ तुम्हारी दादी ने लगाया था ना? मेरी सारी लकड़ियाँ छीन कर ले गई थी तुम। अब मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो चली। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता वहाँ आता है। मिट्ठू,
मिट्ठू मेरे भाई, उस गंदे कबूतर ने मुझे कुएं में धक्का दे दिया है। प्लीज मुझे बाहर निकालो। ताकि बाहर आकर तुम मेरी ऐनक कुएं में फेंक दो और मेरा सारा भोजन खा जाओ। बुरी कव्वी, मैं तुम्हारा विश्वास करने वाला नहीं हूँ। गोरी कवि इतनी बुरी थी कि कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था। उसने सबसे लड़ाई कर रखी थी। वो बैठी रोती रहती है। फिर रात गए चिड़िया और कबूतर वहाँ आते हैं। उनके पास एक रस्सी थी। गोरी, आवाज सुनकर गोरी कवि फौरन से बोलती है, चिड़िया चिड़िया मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले तुम वादा करो कि तुम किसी से लड़ाई नहीं करोगी और ना ही अपने पति को झाड़ू से मारोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं दोबारा कभी किसी से लड़ाई नहीं करूँगी। बस एक बार बचा लो मेरे दोस्तों। फिर रानू चिड़िया और कबूतर को गोरी कवि पर दया आ जाती है। वो कुएं में रस्सी फेंककर गोरी कवि को बाहर निकालते हैं। गोरी कवि कुएं से निकलते ही भाग जाती है। शायद वो अब सुधर जाए, क्योंकि उसे सजा मिल गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। वो चिड़िया सागर वाले जंगल में रहती थी। वो अपने बेटे सोनू की शादी करना चाहती थी। उसी जंगल में रहने वाली बुलबुल टीना चिड़िया के पास आती है। टीना, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक चिड़िया देखी है। उसका नाम गुड़िया है और वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। बहुत सुंदर है वो। चलो मैं आपको वो चिड़िया दिखा कर लाती हूँ। बुलबुल, मुझे अपने बेटे के लिए सुंदर सी चिड़िया चाहिए। बाकी दहेज की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरा बेटा बहुत अमीर है। फिर टीना और बुलबुल गुड़िया को देखने पहाड़ों वाले जंगल में चली जाती हैं। रानो, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। गोरी बहन, खुशी की तो बात है। आज मेरी गुड़िया को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है मेरी गुड़िया का। मेरी बेटी महलों में रहेगी, ऐश करेगी मेरी बेटी। मामा चिड़िया खुशी खुशी गोरी कवि को ये सब बताती है। इस गरीब चिड़िया की बेटी महलों में रहे, ये नहीं हो सकता। मुझे ये शादी रोकना होगी। ये सोचकर गोरी कवि वहाँ से भागती है। वो सीधे जाकर जंगल के दाखिली रास्ते पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल चिड़िया और टीना चिड़िया भी पहुंच जाती हैं। बुलबुल और टीना चिड़िया गोरी कवि से रास्ता पूछने के लिए रुकती हैं। कवि, यहाँ एक चिड़िया रहती है, उसका नाम रानो है और उसकी बेटी का नाम गुड़िया। हाँ, हमें उसी के घर जाना है। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ गुड़िया से। क्या? बच जाओ उस गुड़िया से, वो बहुत बुरी है। 5 चीड़े पीछे लगाए हैं उस चिड़िया ने। अभी कल ही उसने तोते को मार मार कर उसकी चोंच तोड़ दी थी। तुम तो उसका एक थप्पड़ भी नहीं सहोगी। बुलबुल, तुमने तो कहा था कि वो चिड़िया बहुत अच्छी है। नहीं बहन, ये गोरी झूठ बोल रही है। अरे मोटी बुलबुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम 500 की खातिर किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? सुनो चिड़िया, अच्छा तो यही है कि तुम बच जाओ उन माँ बेटी से। हर महीने वो चिड़िया अपनी बेटी की शादी करती है। फिर वो दोनों माँ बेटी उस चिड़े को मारकर कुछ नया सोचती हैं। ये सुनकर टीना चिड़िया डर जाती है। बुलबुल, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम बहुत बुरी हो। अगर 500 ही लेना था तो मुझसे मांग लिया होता। टीना वहाँ से उड़ जाती है। चल मोटो, भाग यहाँ से। बड़ी आई उस गरीब चिड़िया की शादी अमीर घर में करने वाली। उन गरीबों को गरीब ही रहने दो। किसी मासूम पर गलत इल्जाम लगाने की तुम्हें सजा मिलेगी। अब जाती हो या बुलाऊं मैं अपने पति कालू को? तुम्हारी मोटी मोटी आंखें निकाल देगा मेरा कालू। टीना चिड़िया उड़ती हुई वापस अपने घर जा रही थी। बेख्याली में वो एक पेड़ से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ से गुजर रही थी। एक चिड़िया को गिरा हुआ देखकर वो वहाँ जाती है। ये तो बहुत घायल है, मुझे इनकी मदद करना होगी। गुड़िया टीना चिड़िया को अपने घर ले जाती है। घर जाकर गुड़िया टीना चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। तभी गुड़िया की मामा भी आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, मुझे नहीं पता, ये घायल पड़ी हुई थी। मैं इन्हें उठाकर घर ले आई। ये हमारे जंगल से तो नहीं लगती। मम्मा, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता मैं इनके पास ही रहूंगी। सोनू चिड़ा बुलबुल के पास जाता है।
आंटी बुलबुल, मम्मा कहाँ हैं? वो अभी तक घर नहीं पहुँची। सोनू बेटे, वो तो मुझसे रास्ते में नाराज होकर घर आ गई थी। एक कवि की झूठी बातें सुनकर आपकी मम्मा मुझसे नाराज हो गई थी। फिर सोनू चिड़ा अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए निकलता है। आधी रात को जाकर टीना चिड़िया को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? आप चिंता न करें आंटी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप घायल हो गई थी और मैं आपको घर ले आई। मेरी बेटी तो सुबह से आपके पास बैठी हुई हैं, ना दाना खाया और ना पानी पिया। बेटी, आपने मेरी जान बचाई और मुझ अजनबी के लिए इतना कुछ किया। आप बहुत अच्छी हैं। ये सब मेरी मम्मा की परवरिश का नतीजा है आंटी। मेरी मम्मा कहती हैं हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। आपका नाम क्या है बेटी? गुड़िया, गुड़िया है मेरा नाम। ये सुनकर टीना चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या आप गुड़िया हो और आपकी मम्मा का नाम रानो? हाँ बहन, मेरा नाम रानो है और मैं ही गुड़िया की मम्मा हूँ। हम माँ बेटी इसी घर में रहती हैं। मैं टीना चिड़िया हूँ। मैं अपने बेटे के लिए गुड़िया को देखने आई थी, मगर मुझे रास्ते में वो कौवी मिली। फिर टीना चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। इसमें गलती मेरी ही है जो मैंने उस कवि का विश्वास किया। मम्मा, वो जरूर कोरी कवि होगी। आंटी, क्या मैं बुरी हूँ? अब तो आपने मुझे देख भी लिया। बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे हो। आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी है। आप कैसे बुरी हो सकती हो बेटी? मेरे बेटे सोनू और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा बेटा भी आप जैसा दयालु और बहुत अच्छा है। फिर गुड़िया और सोनू की शादी हो जाती है और गोरी कवि एक पेड़ पर बैठी जल रही होती है। जो भी हो गोरी, जीत हमेशा सच की ही होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कालू कौवा पेड़ पर बैठा धूप का आनंद ले रहा था जब उसकी नजर एक चील पर पड़ी। कालू कौवा उस चील को देखकर अपने आप से बोला, ये चील तो मुझे दूसरे जंगल की लगती है। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे महारानी को बताना होगा। कालू कौवा तुरंत उड़ते हुए अपने जंगल की महारानी चील के पास गया। महारानी, हमारे जंगल में दूसरे जंगल की चील घूम रही है। मुझे उसके इरादे नेक नहीं लगते। ये सुनकर महारानी चील ने कहा, दूसरे जंगल की चील की इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल में घूम रही है। बताओ कालू, कहाँ है वो? कालू कौवा महारानी चील को नदी के पास ले गया जहाँ उसने चील को देखा था, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। महारानी चील ने कौवे से कहा, कालू, तुमने तो कहा था यहाँ दूसरे जंगल की चील है, मगर मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। महारानी, मैंने अपनी आँखों से देखा था। कालू की बात सुनकर महारानी चील और कालू कौवा चील को ढूंढने लगते हैं, मगर महारानी को वहाँ कोई नहीं मिला। तभी वहाँ सुंदर उड़ता हुआ तोता महारानी चील के पास आया और बोला, महाराज की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम मिट्ठू है। मैं इस जंगल से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गिद्ध आपके जंगल में बैठा हुआ है। मुझे लगा इसकी सूचना सबसे पहले आपको देनी चाहिए, क्योंकि आप जंगल की महारानी हैं। कहाँ है वो गिद्ध? चलिए महारानी, मेरे साथ चलिए। फिर मिट्ठू तोता महारानी चील को अपने साथ ले गया। तभी जंगल में झाड़ियों के पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही गिद्ध ने महारानी चील को देखा तो वो वहाँ से भाग गया। अरे मिट्ठू, तुमने तो मुझे बिल्कुल ठीक बताया, और मेरा एक ये सलाहकार कालू कौवा जो मुझसे झूठ बोल रहा था। क्या महारानी? मैं समझा नहीं। मेरा ये काला कौवा मूर्ख मुझसे कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील है, मगर मैं जब यहाँ आई तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मिट्ठू तोता कालू कौवे का मजाक उड़ाते हुए महारानी चील से बोला, मेरी माँ ने तो सबसे पहले आपको अपने सलाहकार को बदल लेना चाहिए। आपको दूसरा एक सलाहकार ढूंढना चाहिए जो देखने में सुंदर भी हो और सच्चा भी हो। मिट्ठू, तुम अच्छे भी हो और बातें भी अच्छी करते हो। आज से तुम ही मेरे सलाहकार हो।
इतना कहकर चील महारानी ने कालू कौवे से कहा, सुनो कालू कौवे, अगर मुझे दोबारा नजर आए तो मैं अपने जंगल से तुम्हें निकाल दूंगी। फिर महारानी चील मिठू तोते के साथ वहाँ से चली गई और कालू कौवा रोता हुआ अपने घर चला गया और अपने घर के बाहर बैठ गया। रानू चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से जा रही थीं। तभी कालू कौवे को उदास देखकर वो वहाँ आ गईं। क्या हुआ कौवे, तुम उदास क्यों बैठे हो? गोरी बहन ठीक कह रही है कालू कौवे, तुम तो हमेशा मुस्कुराते और गाते रहते थे और जंगल में हर तरफ महारानी की तारीफें ही करते रहते थे। तुम्हें पहले तो कभी इतना उदास नहीं देखा। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया और गोरी कौवी को सारी घटना बताता है। मेरी बात का विश्वास करो, मैंने अपनी आँखों से उस जगह चील को देखा था, मगर महारानी चील ने मेरा विश्वास नहीं किया और तोते की बातों में आकर मुझे वहाँ से बेइज्जत कर दिया और तो और मुझे सलाहकार के पद से भी हटा दिया। मैंने कितनी सेवा की महारानी की, क्या मुझे यही सिला मिलना था? कालू कौवे की बात सुनकर गोरी कौवी ने कहा, कालू कौवे, तुम चिंता ना करो, तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मैं और रानो महारानी से बात करेंगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगी। फिर रानू चिड़िया और गोरी कौवी महारानी चील के पास गईं। रानू चिड़िया और गोरी कौवी को देखकर मिठू महारानी से बोला, महारानी, मुझे समझ नहीं आता कि आप जंगल की महारानी हैं या किसी चिड़ियाघर की। मिठू की बात सुनकर महारानी चील को गुस्सा आ गया। क्या हुआ मिठू, मुझसे कोई गलती हो गई? महारानी, जब मैं दूसरे जंगल में था तो मैं देखता था कि महारानी से मिलने वहाँ बड़े बड़े शक्ति वाले पक्षी आते थे और वो सब महारानी के आगे अपना सर भी झुकाया करते थे। मैंने अभी तक आपकी बराबरी का कोई भी आता नहीं देखा। महारानी चील, अब आप ही बताइए कि इन मामूली चिड़िया का आपकी गुफा में क्या काम है? ये सुनकर रानू चिड़िया ने कहा, अपनी हद में रहो आवारा तोते, तुम तो इस जंगल के भी नहीं हो। हमारी जंगल की महारानी दूसरे जंगल की महारानियों से बुरी नहीं है। हमारी महारानी सब पक्षियों को बराबर का समझती है। मैं भी तो यही समझा रहा हूँ महारानी को कि महारानी चील, आप बहुत शक्तिशाली हैं। ये मामूली पक्षी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मिठू की बात सुनते हुए महारानी चील गहरी सोच में डूबते हुए बोली, तुम ठीक कह रहे हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या हुआ चिड़िया, क्यों आई हो यहाँ? महारानी, आपको दूसरे जंगल के पक्षियों की बातों में आकर अपने जंगल के पक्षियों का अपमान नहीं करना चाहिए। महारानी चील बुरे समय में अपने ही काम आते हैं। इस जैसा आवारा तोता तो मुंह छुपाकर भाग जाता है। चुप कर जाओ चिड़िया और चली जाओ यहाँ से और इस कवि को भी अपने साथ ले जाओ। ऐसा ना हो कि बाकी जंगल के पक्षी कहें कि महारानी ने एक छोटी सी चिड़िया को मार दिया। फिर रानू चिड़िया और गोरी कवि वहाँ से चली गयी। क्यों मिठू, अब मेरा व्यवहार महारानियों जैसा लग रहा है ना? हाँ हाँ महारानी, अब मुझे लगा कि मैं एक शक्तिशाली चील का सलाहकार हूँ। रानो, अपना दिल छोटा मत करो। गोरी बहन, महारानी अपने आप को समझती क्या है? उन्हें ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे को अपमानित करें। कुछ समय इंतजार करो रानो, महारानी को सब समझ आ जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मिठू तोते ने महारानी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। वो दिन भर महारानी के गुण गाता और महारानी चील अपनी तारीफ सुनकर खुश होती रहती। एक दिन महारानी चील जंगल में मिठू तोते के साथ गई। अचानक सामने से एक जालिम चील आ गई। न जाने कब से मैं इस मौके की तलाश में थी, आज मुझे ये मौका मिल गया। अब मैं तुझे मारकर इस सारे जंगल पर कब्जा कर लूंगी और जंगल के सभी पक्षियों को भी खा जाऊंगी। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगी? मुझे हराना नामुमकिन है। ये सुनकर वो चील हंसने लगी। तभी झाड़ियों से दो गिद्ध भी बाहर आ गए। मैं यहाँ तुझसे अकेले मुकाबला करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे ये दो वफादार गिद्ध हैं जो तुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। तभी महारानी चील मिठू तोते से बोली, मिठू, जल्दी से जाओ और मेरे पक्षियों को खबर दो कि उनकी महारानी की जान खतरे में है।
मिठू तोता जालिम चील को देखकर डर गया और महारानी से बोला, नहीं महारानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप हार गई तो ये चील मुझे भी मार देगी। तू तो बड़ा समझदार है तोते। मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं, तुझे भी अपनी महारानी के साथ मरना होगा, क्योंकि तू अपनी महारानी का सलाहकार है। अरे नहीं नहीं, मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ। मैं तो एक आजाद पक्षी हूँ और जंगलों में घूमता रहता हूँ। जहाँ भी मुझे कोई ताकतवर दिखता है, मैं तो बस उसकी तारीफें करता हूँ और उसके साथ हो जाता हूँ। अगर आप महारानी चील को हरा देंगे तो मैं आपकी तरफ भी हो जाऊंगा। तुमने मुझे अपनी महारानी की तरह मूर्ख समझा है, जो मैं तुझे अपना सलाहकार बनाऊंगी। चल भाग जा यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा। मिठू तोता अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। वो जालिम चील महारानी चील पर हमला करने ही वाली थी। तभी कालू कौवा तेजी से वहाँ आया और उसने आते ही जालिम चील की आंखों में चोंच मारी और वहाँ से भाग गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किस बेवकूफ ने मेरी आंखों पर हमला किया? तुम दोनों खड़े क्यों हो? जाओ और उसे मेरे सामने लेकर आओ। कालू कौवा उन दोनों गिद्ध को जंगल से दूर ले गया। महारानी चील ने मौका देखकर जालिम चील पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। तभी कालू कौवा अपनी महारानी की मदद करने के लिए जंगल के पक्षियों को ले आया। मुझे माफ कर दो कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे थे। वो जालिम चील कब से मुझ पर नजर रख रही थी और मैंने तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं किया। और तो और मैंने उस तोते की बातों में आकर तुम्हें बुरा भला कहा और सलाहकार का पद भी छीन लिया। फिर महारानी चील ने रानू चिड़िया और गोरी कवि से कहा, मुझे माफ कर दो रानू चिड़िया, मैंने तुम्हें भी बहुत अपमानित किया। महारानी, मैंने आपसे बोला था कि मुसीबत आने पर अपने ही काम आते हैं। आप देख लीजिए कि आपका मिठू तोता आपको छोड़कर भाग गया, मगर यही कालू कौवा आपकी जान बचाने के लिए डटा रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और कालू कौवे तुम फिर से मेरे सलाहकार हो। उस दिन के बाद से वो जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।